हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है इस करंट फर्स्ट वीडियो में सुबह 7 बजे। और हम लोग पास टॉप 10 न्यूज़ है जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है, फिर एमसीक्यू के जरिए डिटेल बात करेंगे मैप और ग्राफिक्स के जरिए। तो भारत के 49th चीफ जस्टिस उन्होंने शपथ ले ली है। कौन है उनके बारे में बात करेंगे। भारत का नेट जीरो लक्ष्य वर्ष क्या है, एक नई रिपोर्ट आई है, वो इम्पॉर्टेंट है। 31st व्यास सम्मान किस उपन्यासकार और नाटककार को मिला है। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सस्पेंशन 12 दिन बाद खत्म कर दिया है, क्या मामला है। अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप इंडिया में करने की मंजूरी मिल गई है, क्या वजह थी कि पहले रोक दिया गया था। किस जिले और जंगल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र पर्यटन स्थल बनेगा। भारत ने अफगानिस्तान में 1 साल बाद दूतावास खोला है, वहाँ तालिबान का शासन 1 साल पूरा हो चुका है, उस पर बात होगी। ब्लैक होल की आवाज़ आपको सुनाएंगे। पहली बार नासा ने ब्लैक होल की आवाज़ को दुनिया के सामने, लोगों के सामने रखा है। ओके, और इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक है, राष्ट्रीय खेल दिवस है, उन सब पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए। और पहला क्वेश्चन रहा ये, और हाँ, आप शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को ये वीडियो ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट है एक ही। तो क्वेश्चन होगा, भारत के 49th चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली है। आंसर होगा जस्टिस यू ललित। पूरा नाम क्या है इनका, उदय उमेश ललित। तो उन्होंने 27 अगस्त को भारत के 49th चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। किसने शपथ दिलाई है, तो वीडियो भी आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में यह शपथ दिलाई है। और सीजेआई के तौर पर यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस ललित का कार्यकाल बहुत छोटा सा होगा, मात्र 74 डेज़ का। और तभी वो 65 जो ईयर की उम्र है, एज है, वो पूरा कर लेंगे और 8 नवंबर को उनको पद छोड़ देना है। तो किनकी जगह ये चीफ जस्टिस बने हैं, इससे पहले कौन थे, तो जस्टिस NV रमन्ना थे और उनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पद है। और कैसे ये नियुक्ति होती है, क्या प्रक्रिया है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज है, एक नियम है। और उसमें ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में जो नियुक्ति होगी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति होगी, वो जो सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर सबसे जज हैं उनकी होनी चाहिए और जिनको उस पद के लिए उपयुक्त माना जाए। ओके, तो जस्टिस यू ललित अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं। और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे हाई कोर्ट से की थी वकालत के तौर पर। ओके, फिर दिल्ली में भी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। अप्रैल 2004 में उनको एक सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। कई सारे ऐतिहासिक जो निर्णय हुए थे उनमें वो हिस्सेदार थे। फिर सुप्रीम कोर्ट के वो जज बने। ओके, कई सारे इम्पॉर्टेंट जो मामले थे उसमें उन्होंने फैसला दिया, जैसे मुसलमानों के बीच में, महिलाओं के बीच में जो ट्रिपल तलाक है उसके मुद्दे पर। ओके, और न्यायाधीश के यानी जज बनने से पहले उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन का जो मामला था उसकी जो सुनवाई चल रही थी, उसमें CBI के वकील के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। अच्छा, इनके जो दादा थे रंगनाथ ललित, वो वकील थे। इनके पिता UR ललित बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो मुझे लगता है इनके बारे में पूरी बात आप समझ चुके होंगे। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैंने आपको बताई। तो CGI बन गए हैं जस्टिस यू ललित, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का नेट ज़ीरो यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बताएं। क्या लक्ष्य है, वर्ष, ईयर क्या है। आंसर होगा 2070। ठीक है, नेट ज़ीरो यानी शुद्ध शून्य या फिर कार्बन न्यूट्रल। इसका मतलब ये होता है कि वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी मात्रा में वृद्धि नहीं करना, मतलब कार्बन का उत्सर्जन उतना ही करना जितना हमारे देश के पेड़ और वातावरण इसको सोख लेते हैं। तो फिर इसको कहेंगे हम कार्बन न्यूट्रल या नेट ज़ीरो।
ओके, तो वर्ष 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो करने का ऐलान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले किया था, पिछले साल ही किया था। लेकिन इसमें नया अपडेट है। क्या नया अपडेट है जिसकी वजह से ये कंटेंट मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ? तो एक न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की कि नेट ज़ीरो का जो एमिशन है वो उसका टारगेट है 2070। ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है 27 अगस्त की। तो अगर नेट ज़ीरो प्राप्त करना है, कार्बन एमिशन को न्यूट्रल करना है, यानी जितना हम कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हमारे वातावरण जो उसको सोख ले रहे हैं तो न्यूट्रल हो जाता है। तो उसके लिए इंडिया को ज़रूरत है 10 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट की अभी से, ठीक है। और ये रिपोर्ट कौन सी है? तो एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट आई है, गेटिंग इंडिया टू नेट ज़ीरो। ये वाली रिपोर्ट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और जिसने बनाई है एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके अनुसार यही है कि 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 10.1 ट्रिलियन डॉलर निवेश करने की ज़रूरत पड़ेगी। जीडीपी में 4.7% को बढ़ाना होगा, ठीक है। एक तो इतना खर्च करना होगा, जीडीपी में ग्रोथ रेट लाना होगा 4.7%, मतलब कि जो अभी जीडीपी का ग्रोथ रेट है प्लस 4.7 करना होगा, और 2023 तक नए कोयले के उपयोग को समाप्त करना होगा। ओके, तो ये कुछ लक्ष्य बताए गए हैं ये जो रिपोर्ट है उसमें। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? तो उन सब के नाम बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। तो एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं केविन रूड। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल, और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन बान की मून यहाँ पर है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के हेड विवेक पाठक और भारत के पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन, तो इन सब ने यह रिपोर्ट जारी की है इंडिया में, दिल्ली में, कब? 27 अगस्त को, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, जब इतनी बात हो रही है, और ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या तमाम एग्जामिनेशन हो, एसएससी हो, रेलवे हो, उन सब में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना, उसकी प्रमुखता होने लगी है वहाँ पर एग्जामिनेशन में। ओके, तो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो, उन पर जो भी अपडेट हो रहा है वो समझना ज़रूरी है। तब यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्बन उत्सर्जन में भारत की क्या स्थिति है। तो एक बीबीसी की रिपोर्ट मिली मुझे, तो उसमें ये है कि इंडिया जो है वो दुनिया का 4th बिगेस्ट कार्बन एमिशन करने वाला देश है। भारत जो है वो चाइना, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बाद ऐसा चौथा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करता है, यानी एमिशन करता है बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन अगर हम आबादी के हिसाब से देखेंगे पर कैपिटा, तो वो बहुत कम है। दुनिया के जो तमाम बड़े देश हैं और जो जैसे यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है, तो उन सब की तुलना में बहुत कम उत्सर्जन होता है। लेकिन देश के लेवल पर अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कार्बन एमिशन को उसे कम करना बहुत ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे भारत में ही कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कार्बन एमिशन ज़्यादा होने की वजह से, उसकी वजह से कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं पर सूखा पड़ रहा है, ठीक है, भारत में ही। जैसे मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उधर दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों में बहुत बारिश हुई, कुछ राज्यों में सूखा पड़ा, उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में सूखे सी स्थिति हुई। ओके, तो ये जो स्थिति है उन सब से बचने के लिए, और हाँ, अभी चाइना में और यूरोप में मतलब सैकड़ों साल की तुलना में अभी सबसे ज़्यादा सूखा पड़ा है। उस सब के बारे में भी अगले 1-2 दिन के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। और जब इतनी बात हो रही है कार्बन एमिशन को लेकर और नेट ज़ीरो को लेकर, तो आपको बता दूं कि भारत ने क्या तय किया हुआ है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल
जो उत्सर्जन है उसको करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। तो कई सारे कदम उठाए हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी से जो ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे वो वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोत, यानी जो जीवाश्म है, फॉसिल फ्यूल है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह है, और उससे जो हमें विद्युत उत्पादन होता है, चाहे कोयला हो, तो उसको हमें 50% जो स्थिति है उसको लक्ष्य रखा गया है कि गैर जीवाश्म हो, यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये उत्पादन कर सके 50%। ओके। और भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा स्थापना पहलों की शुरुआत की है। अलग अलग जगह पर जो सौर ऊर्जा यानी जो सोलर पावर प्लांट है बड़े पैमाने पर, वो सब स्थापित करने की कार्रवाई शुरू की है। और भारत ने ग्रे और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की भी घोषणा की हुई है। इम्पॉर्टेंट बात ये सब रहा, और सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबा एक टॉपिक पे, तो देखिए हो सकता है इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब जो टॉपिक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 31 यानी 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए है। 2022 में अनाउंस हुआ है, 2021 के अवार्ड की घोषणा हुई। तो इस अवार्ड के लिए किस उपन्यासकार और नाटककार को चुना गया है? नाम क्या है? आंसर होगा असगर वजाहत। ठीक है। इस तरह के जो अवार्ड हैं, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, इन सब के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है। तो ये अवार्ड कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, ये 31 व्यास सम्मान और ये असगर वजाहत जो हिंदी राइटर हैं उनको मिला है। 2019 में उन्होंने एक प्ले लिखा था, यानी नाटक लिखा था, और उसके लिए ये अवार्ड उनको मिला है। ठीक है। उसका नाम क्या है? जो प्ले है, नाटक है उसका महाबली, और ये आप देख रहे हैं वो बुक है नाटक का। ये पब्लिश हुआ था 2019 में और अभी अवार्ड के लिए चुना गया है। ये जो नाटक है महाबली, वो सत्ता और कला के बीच में संबंधों पर आधारित है। मुगल सम्राट अकबर और तुलसीदास की बातचीत इसमें बताई गई है। सपने में की गई एक बातचीत है, उसमें सत्ता और कला के बीच में जो संबंध है उस पर प्रकाश डाला गया है। और अब बात कर लेते हैं असगर वजाहत के बारे में। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, उनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, और वो जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है यूनिवर्सिटी, उसके हिंदी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष रह चुके हैं। कई सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। और व्यास सम्मान के बारे में भी बात कर लूँ, ये जो अवार्ड है व्यास सम्मान, वो 10 वर्ष यानी 10 साल की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक की हिंदी में जो उत्कृष्ट साहित्यिक कृति है उसको दिया जाता है। ठीक है। जो साहित्यिक लिटरेचर अगर है तो उसके लिए दिया जाता है। और अवार्ड की शुरुआत 1991 में की गई थी, और इसमें विजेता को 4 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह भेंट किए जाते हैं। और फाउंडेशन का उद्देश्य ये के बिरला फाउंडेशन का कि इसके ज़रिए ख़ास तौर पे हिंदी साहित्य को लेकर उसके विकास और उसके बारे में जागरूकता प्रोत्साहित करना है। ठीक है। तो अगर हम व्यास सम्मान की ही बात करेंगे पिछले कुछ सालों में किसको मिला है, तो 2021 के लिए तो अभी असगर वजाहत महाबली रचना के लिए मिला है, और यह है नाटक विधा। 2020 के लिए जो व्यास सम्मान है वो मिला था शरद पगारे को, 2019 के लिए नासिरा शर्मा को, 2018 के लिए लीलाधर जगूरी को, और 2017 के लिए ममता कालिया को। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मुख्य तौर पे जो 5 है पिछले कुछ सालों के, तो वो सब मैंने आपको ये बता दिया। इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने PDF में दिया हुआ है। डेली का PDF जो होता है ना, वो फ्री होता है, तो डाउनलोड आप कर सकते हैं। और मेंबरशिप ले लें तो बाकी और भी PDF और बहुत सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी कैबिनेट, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है उसने किस जिले में वहाँ के वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है?
आंसर होगा लखनऊ। ये लखनऊ में मौजूद है। और कौन सा ये फॉरेस्ट एरिया है? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया। तो उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि नाइट सफारी पार्क विकसित किया जाएगा, जू सेटअप होगा वहाँ पर कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में। ये है लखनऊ में। ठीक है, राजधानी लखनऊ के में ये डेवलप किया जाएगा। एक बार मैप के थ्रू आपको मैं बता दूं, ये रहा प्यारा भारत और ये है उत्तर प्रदेश और वहाँ पर यहाँ रहा लखनऊ। तो लखनऊ के पास में ही यहाँ कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ ये देख रहे हैं आप। तो यहीं पर इसी फॉरेस्ट एरिया में नाइट सफारी को डेवलप किए जाने की पूरी योजना तैयार हो चुकी है और 350 एकड़ क्षेत्र में ये नाइट सफारी की स्थापना की जाएगी। और इसमें 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी, 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की योजना है और 150 एकड़ में जूलॉजिकल पार्क की भी स्थापना की जाएगी। ओके, तो लखनऊ में ये स्थापित होगा कुकरेल जो वन क्षेत्र है वहाँ पर। क्या क्या सुविधाएं होंगी नाइट सफारी में? तो ट्रेन की सुविधा होगी, जीप की सवारी कर सकेंगे, कैनोपी वॉक, कैपिंग जो एक्टिविटी है वो, माउंटेन बाइक ट्रैक होगा वहाँ पर, दीवार पर पर्वतारोहण, फूड कोर्ट वगैरह ये सब वहाँ पर मौजूद होंगे। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और कैपिटल क्या है? लखनऊ। वहीं पर ये स्थापित होने जा रहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये एक अच्छी खबर आई है। निराशाजनक खबर थी पहले, अब वो अच्छी खबर बन गई है। इसके बारे में बात करते हैं। और भी कई क्वेश्चन है, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल पीडीएफ अवेलेबल हो चुका है। 2 तरह का पीडीएफ है करंट अफेयर्स का। एक है एमसीक्यू विद नोट्स डिटेल में और दूसरा है जिसमें 1 लाइनर है, क्वेश्चन आंसर। और ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। 1 साल का मेंबरशिप है, इसके जरिए मिलता है करंट अफेयर्स का पीडीएफ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और हर मंथ का अपडेट भी आता चला जाता है। तो आप ये पीडीएफ सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है जो गूगल प्ले पे अवेलेबल है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे मेंबरशिप लेने के साथ ही। इसके अलावा वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। इस संडे को भी आज भी मॉक टेस्ट आयोजित किया गया है। तो मेंबर्स जो भी हैं वो जाकर ऐप पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। करंट अफेयर्स की कैसे तैयारी है वो जांच सकते हैं। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी आयोजित किया जाता है। डिस्काउंट है बुक्स पे, प्रिंट पे और फ्री शिपिंग भी है। तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन। और हाँ, बुक जो है वो इस साल का जनवरी से जुलाई तक का अवेलेबल हो चुका है। बहुत शानदार है, आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो ये अवेलेबल है अमेजन पे और सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर। और मेंबरशिप इम्पॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF तो उसके सस्पेंशन के 12 दिनों के बाद जो है सस्पेंशन को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा भारत के किस कदम पर किया गया है? क्या ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से? तो इसका आंसर होगा AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फिर से प्रशासनिक अधिकार दे दिए गए हैं। ओके, तो फीफा जो परिषद है उसके ब्यूरो ने 26 अगस्त को ये कहा कि वो इंडियन जो फुटबॉल फेडरेशन है AIFF उसे सस्पेंशन को हटा रहा है। ओके, और फीफा ने आपको बताऊं मैं कि 14 अगस्त को थर्ड पार्टी के अनुचित प्रभाव के कारण, ऐसा उनका कहना था, इस पर सस्पेंशन लगा दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे। ठीक है, तो ये सस्पेंशन है वो ख़त्म हो चुका है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। फीफा की वजह से जो सस्पेंशन था उसकी वजह से दिक्कत ये थी कि जो भारत के फुटबॉल खिलाड़ी है वो कहीं खेल नहीं सकते थे इंडिया की टीम। क्या है पूरा मामला, एक बार फटाफट बताऊं। दरअसल मामला ये है कि दिसंबर 2020 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चुनाव होना था, लेकिन वो नहीं हुआ और 2022 तक ये नहीं हो पाया था, अगस्त तक। तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया और प्रफुल्ल पटेल जो उसके चेयरपर्सन थे
इस फेडरेशन के, उनको उस पद से हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व जो जज थे AR दवे, तो उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय प्रशासकों की एक कमेटी का गठन कर दिया था। और इसके बाद से AIFF उसको जो है एक खास प्रशासकों के द्वारा चलाया जा रहा था। तो फीफा का यही मानना है कि कभी भी उसके जो सदस्य देश हैं या इकाइयां हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी हस्तक्षेप नहीं है, अनुमति नहीं है वहाँ पर। केवल और केवल फेडरेशन के जो खिलाड़ी हैं या उसके अधिकारी हैं वही उसे चला सकते हैं। तो इसकी वजह से फीफा ने सस्पेंड कर दिया था AIFF को। और फिर मामला वापस सुप्रीम कोर्ट गया, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उस अपना आदेश दिया था, एक कमेटी बनाई थी, उसको भंग कर दिया और कहा कि अब फिर से जो फेडरेशन है वो अपना फैसला ले सकता है और उसकी जो चुनाव वगैरह है उसकी प्रक्रिया फिर शुरू करी जा रही है। तो इस वजह से अब फीफा ने कहा कि ठीक है, हम सस्पेंशन ख़त्म करते हैं। खेल जगत में, वो भी फुटबॉल के क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और कोई भी बात हो तो कमेंट कर लेना, आपको जवाब मिल जाएगा एक आध दिन के अंदर में। हमारी टीम एक एक कमेंट्स को देखती है और ज़रूरत पड़ने पर उसका रिप्लाई करती है और मैं भी उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। ज़रूरी जो कमेंट है वो भी मैं देखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होगा, जिस पर फीफा ने पहले रोक लगा दी थी, मतलब अब रोक खत्म हो गई है। तो आंसर होगा इंडिया। इंडिया में ये होना है, ओके, ये अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है। कब से कब तक ये होना है वर्ल्ड कप, तो अक्टूबर में होना है, 11 से 30 अक्टूबर को भारत के अलग अलग शहरों में ये आयोजन हो रहा है। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फीफा ने थर्ड पार्टी के दखल के चलते, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के चलते सस्पेंड कर दिया था इंडियन जो फेडरेशन है उसको, और उसी की वजह से फीफा ने कह दिया था कि ये भी हम स्थगित करते हैं अंडर 17 वर्ल्ड कप वुमेंस का इंडिया में। लेकिन चूंकि अब सस्पेंशन ख़त्म कर दिया है फीफा ने फेडरेशन से, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से, तो इसलिए अब फीफा ने ये कहा है कि अब मेज़बानी इंडिया कर सकता है। तो एक अच्छी बात है खेल जगत से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में, या कहें किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है, परफ्यूम टूरिज्म एरिया के तौर पर? आंसर होगा कन्नौज। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट टू डेवलप कन्नौज एज ए परफ्यूम टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक ऐसा स्थल परफ्यूम के लिए जो पहले से चर्चित है, तो उसको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की पूरा प्लान चल रहा है। ओके, तो कहाँ पर है ये? तो प्यारा भारत रहा और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ये कन्नौज है और वो इत्र के लिए बहुत फेमस है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इत्र जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और भारत के बहुत बड़े पैमाने में भारत में जो इत्र का कारोबार होता है तो वो वहीं से जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां वहाँ से इत्र यानी परफ्यूम को ख़रीदती हैं और फिर अपना लेबलिंग करके उसे बेचती है, मार्केट में उतारती है। तो कन्नौज एक बहुत बड़ा एक इस मामले में हब है। तो इस तरीके से वहाँ फूलों से, अलग अलग तरह के फूलों से ये इत्र बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है, जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर राज्य सरकार ने ये तय किया है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने, कि इत्र उद्योग यानी परफ्यूम का जो उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में, इस साल के अंत में, इंटरनेशनल परफ्यूम मेला का आयोजन किया जाएगा और इसके जरिए कन्नौज को के जो इत्र है उसके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के MSME और निर्यात प्रोत्साहन के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नवनीत सहगल, तो उन्होंने मीडिया को ये कहा है कि कन्नौज में इत्र पार्क भी बनाया जा रहा है, परफ्यूम पार्क भी बनाया जा रहा है और इस साल के अंत तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में
कन्नौज के जो परफ्यूम है उसको और आगे बढ़ाने की योजना है। और जो सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का एक ज़िला एक उत्पाद है, तो कन्नौज का इत्र जो है ना परफ्यूम बिजनेस है वो उत्पाद है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बताया ही आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राजधानी लखनऊ। अगला क्वेश्चन लेते हैं और इस पर चर्चा करेंगे मैप के जरिए। क्वेश्चन होगा, भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के 1 वर्ष बाद फिर से किस शहर में दूतावास खोल दिया है? इसका आंसर होगा काबुल, उसकी राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी। वहाँ पर एम्बेसी इंडिया का अब रीओपन हो गया है 1 साल बाद। आपको पता होगा कि ठीक 1 साल पहले भारत ने एम्बेसी को बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहाँ से अमेरिकी सेना जब गई तो वहाँ तालिबान ने कब्जा कर लिया था अगस्त 2021 में। तो वहाँ दूतावास को इंडिया ने बंद कर दिया था और अब फिर से 1 साल बाद खोला गया है। ठीक है, कहाँ पर है दूतावास मैप के जरिए भी जानते हैं। ये रहा प्यारा भारत मैप में, और यहाँ है अफ़गानिस्तान रेड कलर में। ठीक है, और अफ़गानिस्तान की जो राजधानी काबुल है वो यहाँ पर है, और इसी जगह पर राजधानी में ये एम्बेसी है इस जगह पर। ठीक है, इधर पहाड़ी वगैरह है और ये रही एम्बेसी इस जगह पर। तो वहाँ पर अभी वर्तमान में 60 से 70 अधिकारियों की टीम मौजूद है, एक टीम, और इंडियन फॉरेन सर्विस के एक अधिकारी उनका नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इंडिया ने, ख़ास बात यह है कि आधिकारिक तौर पर तालिबान की जो अंतरिम सरकार है, इंटरिम गवर्नमेंट है, उसके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया है औपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से बातचीत चल रही है उनके साथ। ठीक है, और भारतीय दूतावास खुलते ही वहाँ पर जो तालिबान विरोधी अफ़गान धड़ा है, जो पहले सरकार में थे, उनकी बेचैनी में बढ़ गई है बेचैनी। और ये लोकतांत्रिक धड़ा है जो 2001 में जब अफ़गानिस्तान की सत्ता में लोकतंत्र आया था, उसके बाद से वहाँ पर थे। तो अब थोड़ा सा उनके लिए हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इंडिया जो है तालिबान से बातचीत वगैरह सबकी शुरू कर रहा है। ठीक है, हालांकि तालिबान की सत्ता के बावजूद वहाँ न तो लोकतंत्र है, मानवाधिकार का हनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वर्तमान में उसकी जो सत्ता आई है, और उसने जो तालिबान ने बहुत सारी बातें वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। महिलाओं को आज़ादी अब तक नहीं मिल पाई ठीक से, नौकरी की, न पढ़ने की, एजुकेशन के लिए। ओके, तो भारत ने जो वहाँ पर दूतावास रीओपन किया है, उससे एक तो मैसेज ये है कि तालिबान के साथ इंडिया के संबंध थोड़े मजबूत हुए। साथ में इंडिया ने औपचारिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता न देकर, जो अंतर्राष्ट्रीय सहमति है दुनिया भर में कि हम तालिबान को भी मान्यता नहीं देंगे, तो उसको बनाए रखा है। दुनिया भर के देश ये पहले कह चुके हैं कि तालिबान सरकार को मान्यता पाने के लिए, अगर उसको मान्यता चाहिए दुनिया के अलग अलग देशों से, तो उसको बहुत सारी शर्तें पूरी करनी होगी। और इसमें एक ऐसी सरकार के गठन का भी मामला है जिसमें सभी पक्ष की भागीदारी हो, मानवाधिकार लागू हो, महिलाओं को अधिकार मिले। ठीक है, अब सवाल ये भी है कि भारत ने आखिर काबुल में दूतावास को क्यों खोला है? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि तालिबान इतना वहाँ क्रूर एक संगठन है, आतंकी संगठन है, उसने कब्जा किया हुआ है तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर, इसके बावजूद भारत ने काबुल में दूतावास को क्यों रीओपन किया? दरअसल मामला ये है कि जो अफ़गानिस्तान है, वहाँ की राजधानी काबुल में चीन, रूस, ईरान, यूरोपीय संघ और जो अधिकांश जो सेंट्रल एशिया के कंट्री हैं, उन्होंने अपने दूतावास को पहले ही खोल दिया था। और ऐसे में भारत के लिए अफ़गानिस्तान में जो अपनी उपस्थिति है उसको बनाए रखना इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो तालिबान शासन को इस समय पैसे और समर्थन की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे में ये देखा जा रहा था कि वो चीन और पाकिस्तान इन सब के साथ मिलकर एक मजबूत पकड़ न बना ले, और इससे क्या होता कि मध्य एशियाई देशों में भारत की जो पकड़ है वो कमज़ोर होने का अंदेशा भी था। ठीक है, तो एक और बात है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर के बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर किए हुए हैं, तो वो सब परियोजनाओं के भी
लटकने का खतरा था। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी दिखा देना चाहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, कि तालिबान ने कहा कि इंडिया से कि उसके जो इंडिया के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं अफ़गानिस्तान में, उन सब को इंडिया पूरा कर दे। इंडिया से रिक्वेस्ट किया उसने, ओके, इंडिया से कहा उसने। तो अभी हाल ही में कहा, और उसके बाद फिर इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम इन सब पर आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी एम्बेसी को रीओपन कर दिया, और इंडिया ने अफ़गानिस्तान की जनता के लिए काफ़ी मदद भी की है, क्योंकि वहाँ फूड क्राइसिस भी हो गया है। 36,000 मैट्रिक टन गेहूं पाकिस्तान के माध्यम से अफ़गानिस्तान भेजा गया है। दवाएं, कोविड-19 के टीके, ये सब भेजे गए हैं, ओके। और अफ़गानिस्तान में भारत की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है काबुल में, राजधानी में शहतूत बांध परियोजना, ओके। और भी कई सारी परियोजनाएं इंडिया ने वहाँ पर की और सफलतापूर्वक उसको इम्प्लीमेंट भी किया, और वो स्थापित है। जैसे अफ़गानिस्तान का संसद है, जेराज डेला राम राजमार्ग है, हाईवे है, अफ़गानिस्तान इंडिया जो फ्रेंडशिप डैम है, सलमा डैम जिसको कहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्कूल, अस्पताल, इन सब की योजनाएं हैं, वो अब कुछ चल रही थी, कुछ पूरी हो चुकी हैं। तो जो अभी बाकी है उन सब को डेवलप आगे इंडिया करेगा, ओके। इम्पॉर्टेंट बात आपने जाना, अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सत्ता है उसके सर्वोच्च लीडर कौन है? हिब्दुल्ला अखुंदज़ादा। और तालिबान के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं वहाँ के सत्ता के? हसन अखुंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या लंबा हो गया, ज़रूर बताना, और क्या इतना डिटेल आपको पसंद है ज़रूर बताना, ठीक है। और ये सब जो भी मैंने बोला है सब PDF में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 अगस्त को। क्यों? हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, उनकी जयंती होती है 29 अगस्त को, तो ये दिवस मनाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। और आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके हैं कई सारे एग्जामिनेशन में, ग्रुप डी में भी, कि मेजर ध्यानचंद के सम्मान में जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है वो उनके नाम पर किया गया था। पहले राजीव गांधी के नाम पर था, और 2021 में अगस्त में ही ये नाम चेंज किया गया था, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नामांकित किया गया था। और अब ब्लैक होल की आवाज़, या कहें ब्लैक होल के आसपास की जो आवाज़ है वो सुनते हैं। इसे नासा ने रिकॉर्ड किया है। तो ये स्पेस में जो विशालकाय ब्लैक होल है उसकी ये आवाज़ है, ओके। नासा ने इसे परसियस गैलेक्सी से रिकॉर्ड किया है, ठीक है। और ये जो साउंड है वो वैज्ञानिकों ने उसको एडिट किया है ताकि हम सुन सकें। साइंटिस्ट का कहना है, नासा का कहना है कि असल में ब्लैक होल की आवाज़ नहीं है जो हम सुन रहे हैं। जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, ये जो साउंड था या है, वो ब्लैक होल की आवाज़ लग रही है, लेकिन उस क्षेत्र के चारों तरफ जो ऊर्जा है, जो घूम रही ऊर्जा, उससे पैदा होने वाला वो साउंड है, ठीक है। असल में ब्लैक होल की खुद की आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आता, कुछ भी बचता नहीं है, इतना ज़्यादा वहाँ ग्रेविटी होती है। लाइट भी बाहर नहीं आ सकती है, साउंड भी बाहर नहीं आ सकता है। तो ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो भी क्षेत्र है वहाँ पर वो गैलेक्सी का बहुत बड़ा समूह है, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि गैसों का घनत्व बहुत ज़्यादा है, इससे प्रेशर वेव या साउंड वेव बनता है, और ये वेव जो है ना ट्रैवल करता है, फिर दोबारा प्रेशर वेव बनता है। तो वो फ्रीक्वेंसी के मामले में बहुत कम होता है, लेकिन इसको वैज्ञानिकों ने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, 50 ऑक्टेव तक ले गए वैज्ञानिक, ताकि हम इंसान इसे सुन सकें, ठीक है।
तो इम्पॉर्टेंट बात थी। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। कल सुबह फिर से सुबह 7 बजे हम लोग मिलेंगे ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ, और आप मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ में सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से, और इसके ज़रिए आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ कौन सी निकली है नौकरियाँ, करंट अफेयर्स, और मेंबरशिप के ज़रिए बहुत सारे लाभ मिलते हैं आपको। देखना ज़रूर डिस्क्रिप्शन में। ओके, और अब मिलते हैं कल सुबह ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लेना।